हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल का कॉमिक विशेषांक शैतान खोपड़ी का दूसरा और अंतिम भाग। राजा विक्रम सिंह को आज महारानी स्वर्णलता या किसी मंत्री या किसी दरबारी या पुत्र मोहक सिंह या किसी फरियादी ने नहीं जगाया, बल्कि काव 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 जगाया कौवों की आवाज़ों ने। ये कौवे क्यों शोर मचा रहे हैं? कोई है? कोई है? राजा की आवाज़ भला कौन सुनता, क्योंकि बाहर मौजूद पहरेदारों को तो कौवों ने टोंग जड़ जड़ कर कब का भगा दिया था। काव 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 काव। राजा चुपचाप दरवाज़ा खोलते, नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। राजा विक्रम सिंह ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा कौन खटखटा रहा? अरे ये इतने सारे कौवे कहाँ से आ गए? काव काव। डर गया? काव मारो। काव काव काव। काव 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 काव। राजा, तूने राजा कनकौए को पुत्र को अगवा किया है। बता राजा, कहाँ छिपा रखा है मेरे बेटे को? काव काव काव। अजी, मैंने उस आदमी को इसी कक्ष में जाते देखा था, और जब वो बाहर आया था तो उसके हाथ खाली थे। काव काव। कोना कोना छान मारो और खाली पंजे वापस मत आना, नमक हरामो। काव। हाय, न जाने किस हाल में होगा मेरा काले। काव काव। महाराज, इसमें से राजकुमार काले का स्वर आ रहा है। काव काव। ये सारे कौवे वहां क्यों जमा हो गए? काव काव। माँ, मुझे बताओ। काव। अजी हाँ, इसमें से मेरे काले का स्वर आ रहा है। काव। तोड़ दो दरवाजा। कहाँ है वो शैतान कौवे? सेनापति, भगाओ इन कौवों को और देखो कि वहां ऐसा क्या है जिससे कि ये सभी कौवे वहां इकट्ठे हो गए। सेनापति ने रस्सी पर बंधे उस पत्थर को घुमाया तो काव आई मरा। काव आ काव ई। अगर मैं कौवे भी ना भगा पाया तो लानत है मेरी मर्दानगी पर। सेनापति ने जल्दी से आगे बढ़कर अलमारी खोली और चौंक पड़ा। महाराज, इसमें तो सचमुच ही कौवे का बच्चा है। काव। हमारा जीवन धन्य हो गया। अरे, कौवे का बच्चा अंदर कैसे फंस गया था? महाराज, कल आप जब शाही बगीचे में अमरूद के पेड़ के नीचे खड़े होकर अमरूद खा रहे थे, तब ये घोंसले से गिरकर आपके लबाते में फंस गया होगा। पर शुक्र है कौवे से छुटकारा मिल गया, यानी कि हो गई तीसरी क्रिया भी पूरी होने को थी फन्ने का की भी तीसरी क्रिया। पिताश्री का चूसा हुआ रक्त खटमलों के पेट में से निचोड़ने के लिए मुझे खटमल खाट में से झाड़ने होंगे। उन खटमलों के रक्त का तिलक पिताश्री को करना होगा। पुत्र, लगता है तेरे दीर्घायु के ये उपाय तो मुझे और भी दुर्बल बना रहे हैं। देख, पहले तो मैं उठकर भी बैठ जाता था, पर अब लेटकर भी नहीं उठ पाता। पिताश्री, जब तक सभी क्रियाएं पूर्ण ना हो जाए, आप सबको प्रसन्नचित्त व स्वस्थ कैसे महसूस करेंगे? बस कुछ क्रियाएं और हैं जिनके बाद आप उठकर नृत्य करने लगेंगे। लो, मरी खांसी भी शुरू हो गई। चौथी क्रिया पूरी करवाने में इधर बाकेलाल को जरा भी परेशानी नहीं होने वाली थी। महाराज, ये लीजिए। ये क्या है बाकेलाल? ये तिनका है महाराज। आईने के सामने खड़े होकर इसे अपनी नाक में डालने से अपने आप को चेहरा बहुत सुंदर दिखता है। अच्छा, फिर तो मैं भी इसे नाक में डालकर देखूंगा। आछू। बाकेलाल, छींक मारते वक्त मेरी आंखें तो बंद हो गई, मुझे अपना चेहरा तो दिखा नहीं। एक बार फिर चेष्टा कीजिए महाराज, मैं तो चला, क्योंकि मुच्छड़ के आईने के सामने छींकते ही मेरी चौथी क्रिया भी पूरी हो गई है। फन्ने की क्रियाएं भी तेजी से पूरी हो रही थी। पिताश्री, इस चट्टान पर अपना सिर 10 बार जोर जोर से पटक कर मारिए। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करता हूँ। मारता हूँ चट्टान पर सिर। तड़ाक। धीरे धीरे मिल रही सफलता से बहुत खुश था बाकेलाल। इस क्रिया के मुताबिक मुझे हाथी के बच्चे यानी गज शावक को मोटे मनहूस मुच्छड़ के कंधों पर सवारी करवानी है। पर यह काम कैसे होगा? मनहूस मुच्छड़ हाथी के बच्चे को अपने कंधे पर क्यों बिठाएगा? सोच बाकेलाल, सोच, क्योंकि ये प्रक्रिया पूर्ण करना भी बहुत ज़रूरी है। उस वक्त तो बाकेलाल को कोई तरकीब ना सूझी, किंतु अगले दिन, महाराज, आपने मुझे क्यों बुलाया? मेरे अजीज़ होने के साथ साथ तुम मेरे विशेष सलाहकार भी हो बाकेलाल। दरअसल यह हाथियों का व्यापारी है, इसका नाम है गजबेज। गजबेज? तो क्या ये आपको खरीदने आया है? मेरा मतलब महाराज कि ये यहाँ पर क्यों आया है? बाकेलाल ये कहता है कि इसके पास बहुत ही उम्दा किस्म की हथनी है, जो खाने का सामान अपनी सूंड से उठाकर खाती है और पूंछ से अपने शरीर में बैठी मक्खियाँ उड़ाती है, कानों से पंखा करती है। उस हथनी को ये मुझे बेचना चाहता है। अब तुम बताओ कि हथनी खरीदे या नहीं? ओह, अगर मैं ऐसा कह दूँ तो? बाकेलाल की शैतान खोपड़ी वैसा बातें सुनते हुए बुन रही थी एक जाल। मन ही मन कुछ सोचते हुए बाकेलाल प्रसन्न हो उठा।
वो मारा पापड़ वाले को। जो योजना रात को नहीं बन पा रही थी वो अब एक ही झटके में बन गई। दूसरे ही क्षण बांकेलाल स्वर में घबराहट लाते हुए बोला, ठहरिए महाराज, ठहरिए। अगर आपने वक्त से पहले वो हथनी खरीद ली तो गजब हो जाएगा। क्यों, क्या हुआ? महाराज, आज सुबह उठने से ठीक पहले मुझे एक विचित्र स्वप्न दिखाई दिया था। हाँ महाराज, मुझे शंकर भगवान स्वप्न में दिखाई दिए। उन्होंने ही मुझे बताया कि पूर्व जन्म में आपने एक हथनी के बच्चे की हत्या की थी। तब इससे पहले कि हथनी आपसे बदला ले पाती, आपकी अकस्मात मृत्यु हो गई। हथनी भी गजनी देवी के मंदिर की दीवारों से सिर पटक पटक कर मर गई। किंतु गजनी देवी के प्रताप से हथनी का पुनर्जन्म हुआ, और इधर आपका भी। अब वो समय आ गया है कि वह हथनी अपने गज चावक की हत्या का बदला आपकी हत्या करके लेगी। महाराज, मैं ये सब आपको बताने इधर ही आ रहा था कि आपका बुलावा आ गया, और यहाँ आया तो बात हथनी की खरीदारी की होते देख मेरा माथा ठनक गया। महाराज, हो ना हो ये ज़रूर वही हथनी है जो पूर्व जन्म में आपके हाथों हुई अपनी गज चावक की हत्या का बदला आपसे लेगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। किंतु अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा महाराज? आप जैसा मोटा ताजा यानी दयालु और परोपकारी राजा दूसरा कहाँ मिलेगा? क्योंकि अगला राजा तो मुझे बनना है, और मैं तो इन सब बातों के बिल्कुल उल्टा हूँ। महाराज, शंकर भगवान ने मुझे बताया था कि जो हथनी आपसे बदला लेगी उसके पिछले बाएं पाँव के नीचे एक काला तिल होगा। अगर आपको मेरी बातों पर कोई संदेह है तो आप हथनी का पिछला बायां पाँव उठाकर तसल्ली कर लें। उठा उठा हथनी का पाँव मोटे। तू तो क्या, हथनी का पाँव तो तेरी सारी सेना मिलकर भी नहीं उठा पाएगी। नहीं बांकेलाल, मुझे तिल देखने की आवश्यकता नहीं। किंतु सहसा ही विक्रम सिंह के चेहरे पर दृढ़ भाव आ गए और मनी मनी कोई निश्चय कर द्वार की ओर बढ़े। इस मोटे का भी कुछ पता नहीं चलता, ये मोटा कहाँ चल दिया? महाराज, आप कहाँ चल दिए? बांकेलाल, पुनर्जन्म में ही सही, किंतु मेरे हाथों एक हत्या का पाप हुआ है। अब तक मैं इसका प्रायश्चित न कर लूँगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं उस हथनी के सामने जा रहा हूँ ताकि वो मुझे अपने पाँव तले को चलकर अपनी क्रोधाग्नि को शांत कर ले। अब है रुक मोटे, ठहरिए महाराज, अभी मेरी बात समाप्त नहीं हुई। आपको अभी उस हथनी के सामने जाने की कोई ज़रूरत नहीं। किंतु बांकेलाल, जी हाँ महाराज, जब मैंने शंकर भगवान के मुंह से ये सब सुना तो मैंने उनके चरण पकड़ लिए। तब मुझे शंकर भगवान ने एक उपाय बताया ताकि हथनी का सारा क्रोध शांत हो जाए। क्या सच बांकेलाल? तो फिर वो उपाय मुझे बताओ। वो उपाय है किसी भी गज शावक को अपने कंधों पर उठाकर उस हथनी के सामने लाना। ओ, किंतु मैं उसे उठाऊंगा कैसे? महाराज, जब हाथी आपको उठा लेता है तो क्या आप एक गज शावक भी नहीं उठा सकेंगे? और ठीक उसी पल हथनी के भयंकर चित्कारों से गूंज उठा महल। बांकेलाल, यह हथनी इस प्रकार क्यों चिल्ला रही है? महाराज, जल्दी कीजिए, शायद हथनी को आपकी गंध मिल गई है। किंतु हथनी पर सचमुच जैसे पागलपन का दौरा पड़ गया था। बचाओ! अरे कमबख्त, अपने महावत को ही पटक मारा। अरे ये तो तोड़ फोड़ पर उतारू हो गई। अरे किसकी है ये हथनी? ये तो तोड़ फोड़ मचाती हुई महल की तरफ बढ़ जा रही है। ठीक उसी समय तेजी के साथ एक रथ महल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। तेज और तेज, कोचवान, हमें जल्दी से जल्दी गशावों को लेने जंगल पहुंचना है। हथनी भी तोड़फोड़ मचाना छोड़ रथ की ओर दौड़ पड़ी। अरे ये तो महाराज के रथ की ओर जा रही है और मेरी तलवार भी कमकत म्यान में फंस गई है। हथनी को अपनी ओर बढ़ते देख विक्रम सिंह व्यक्त होते। बांकेलाल, लगता है उपाय कर पाने से पूर्व ही हमें मारकर अपने गशावक की हत्या का बदला ले लेगी। बांकेलाल के रहता ऐसा नहीं होगा महाराज, पर मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि हथनी हमारे रथ के पीछे क्यों पड़ गई है। द्वारपाल, द्वार बंद कर दो, हथनी हमारा पीछे ना करने पाए। द्वारपाल द्वार बंद करके भाग गया क्योंकि पागल हथनी निकट आ गई थी। अरे बाप रे, भागो, वरना कहीं द्वार बंद देखकर ये मुझे ना खोल दे। मगर हथनी द्वार बंद देखकर भी ना रुकी। धार! अरे ये तो द्वार ही तोड़े दे रही है। सैनिकों, आगे बढ़ो, इसकी गर्दन काट दो। हथनी बेलगाम हो चुकी थी। तोड़ दिया, फाटक तोड़ दिया, और ये अब उधर ही जा रही है जिधर महाराज का रथ गया है। इसका पीछा करो। जबकि इधर बांकेलाल, हमें गज शावक कहाँ मिलेगा? जंगली नदी के किनारे महाराज, वहाँ पर हाथियों का बसेरा है। वो देखिए महाराज, हाथियों के बसेरे में 7 गज शावक हैं। और 30 हाथी भी। अगर हमने किसी गज शावक को हाथ भी लगाया तो ये 30 हाथी मिलकर हमारे 30,000 टुकड़े काट देंगे। महाराज, इस वक्त हाथी और हथनियाँ नदी में स्नान कर रहे हैं, जबकि 3 गज शावक का क्रीडाओं में व्यस्त हैं। आप निडर होकर आगे बढ़ें और सबसे हल्के वाले गज शावक को उठाकर फौरन भाग लें।
जब तक हाथी नदी में से बाहर आएंगे तब तक तो हम कहाँ के कहाँ पहुँच लेंगे। ठीक है बाकीलाल, मैं ऐसा ही करता हूँ। और महाराज, आप ऐसे दो पाँव पर चलकर ना जाएं, बल्कि हाथियों की तरह चलकर जाएं, जिससे गशावक आपको भी अपना साथी ही समझेंगे। ठीक है बाकीलाल, मैं गशावक की तरह चारों पाँव पर चलकर देख जाता हूँ। एक बार बस मोटा गशावक को कंधों पर उठाकर भाग ली तो ये क्रिया भी पूर्ण हो जाएगी। अरे उधर देखो, बिना सूंड का शावक, इसने तो वस्त्र भी पहने हैं। इसके पिताजी जरूर राजा के महल में तैनात होंगे। चलो इससे मित्रता करें। नहीं, रुक जा सूनू, वो हमारी टोली का शावक नहीं है, माताजी डांटेंगी। नहीं, मैं तो उससे मित्रता करूंगा, उसे अपने खेत के गन्ने खिलाऊंगा। अरे वाह, काम बन गया। एक मेरी और आ रहा है। फिर जैसे ही वह गज शावक विक्रम सिंह के निकट पहुंचा कि अगर व्यवस्था न होती तो यह कार्य कदापि न करता, किंतु प्रतिशोध की अग्नि में झुलसी एक हथनी की शांति के लिए मुझे ऐसा करना ही होगा। और दूसरे ही पल विक्रम सिंह ने उस गज शावक को अपने कंधों पर आकर उठा ही लिया। ये तो बहुत भारी है। चा माँ माँ माँ, ये मुझे अपनी पत्नी पर उठाकर भाग रहा है। चा, हाय मेरा लाल, मेरा सूडू स्वामी, मेरे लाल को बचाइए। चा, उस मानव की मृत्यु मेरे ही पांव तले कुचल कर होगी। जाओ, बचकर न जाने पाए। चीख पड़ा बाकीलाल, भाग्य महाराज, तेज और तेज। इसे उठाकर मैं भाग नहीं पा रहा बाकीलाल, सिर्फ चल पा रहा हूँ। चाओ माँ माँ माँ, वाह मजा आ रहा है। चल मेरे घोड़े टिक टिक। महाराज, अगर आप भागे नहीं तो वो सारे हाथी आपको कुचल डालेंगे। चा, अबे रुक जा शैतान। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों हाथी विक्रम सिंह को कुचल डालते, चा, बाकीलाल, ये तो वही हथनी है जो महल में तोड़फोड़ मचा रही थी। अब मैं गज शावक को इसके आगे छोड़ देता हूँ। चाओ पुत्र, चाओ माता श्री। उस गज शावक को देखकर हथनी आश्चर्यजनक ढंग से शांत पड़ गई। चाओ पुत्र, चाओ माता श्री। बाकीलाल ठीक कहता था, गज शावक को देखकर ये शांत हो गई। धन्नो, चाओ, सूणू के पैदा होते ही इसकी माता को शिकारी पकड़कर ले गया था। शायद यही है इसकी वो माँ। चाओ, शायद आप ठीक कहते हो स्वामी। बाकीलाल, हथनी गज शावक के साथ वापस लौट रही है। देखा महाराज, अगर उसे गज शावक मिलने में विलंब हो जाता तो वो आपको जीवित ना छोड़ती। मेरी झूठी कहानी सच्ची कहानी कैसे बन गई। तभी सेनापति भी वहां पहुंचा। महाराज, वो पागल हथनी कहाँ है? मैंने उसे पकड़ने के लिए ये मोटा वाला रस्सा मंगवा लिया है, जिसे हम उठा नहीं पा रहे। रस्सा वापस ले जाओ सेनापति, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। हाथियों से तो बच गया मोटा, पर मेरी योजना से नहीं बचेगा, क्योंकि हो चुकी है घोसला बाबा की ये क्रिया भी पूर्ण। बाकीलाल, ओह, अब मोटा मेरी पुच्ची लेगा। मगर आज मुझे इस पर क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि घोसला बाबा की आखिरी क्रिया है राजा द्वारा ली गई मेरी पुच्ची। इस बार तो मारा ही मारा पापड़ वाले को। आ मोटे, ले पुच्ची। पुच्ची लेते ही तू तड़प कर नीचे गिर जाएगा और चारों ओर मच जाएगा कोहराम। अब मरेगा मुच्छाड़ा। दुनिया की कोई ताकत अब मोटे को नहीं बचा सकती। भयानक हंसी। बस मोटे की मृत्यु मैं और मेरे राजा बनने के बीच एक पुच्ची की देरी है। लेकिन तभी, बाकीलाल, आज मैं तुम्हारी पुच्ची नहीं ले सकता। क्यों महाराज? नहीं मोटे, तुझे पुच्ची लेनी होगी। मुझे याद आ गया कि आज मेरा सत्यनारायण का व्रत है और मुझे प्रसाद घड़ने से पूर्व अपना मुंह गंदा नहीं करना। नहीं, ये नहीं हो सकता महाराज, आपको मेरी पुच्ची लेनी होगी। मैंने आज तक तो आपको पुच्चियाँ बर्दाश्त की हैं, और आज जब आखिरी मौका है तो आप पुच्चियाँ लिए बिना जा रहे हैं। क्या आखिरी मौका? ये तुम क्या कह रहे हो बाकीलाल? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ महाराज। आज आपकी पुच्ची ही आपके बाकीलाल को बचा सकती है, अन्यथा शंकर भगवान की भविष्यवाणी के मुताबिक आज मेरी मृत्यु निश्चित है। ऐसा क्या? अगर ऐसी बात है बाकीलाल, तो सत्यनारायण के व्रत का पुण्य हमें मिले या ना मिले, किंतु हम तुम्हारा अहित कभी नहीं होने देंगे। मोटे, ले पुच्ची। बाकीलाल, दे पुच्ची। और पुच्ची। बाहरों फूल बरसाओ, मोटा मरने वाला है। विक्रम सिंह की पुच्ची से पहली बार प्रसन्न हुआ था बाकीलाल। मगर ये क्या, लाश बनकर गिरने के स्थान पर विक्रम सिंह के चारों ओर एक तीव्र चमक पैदा हुई। वाह, यमराज द्वारा मोटे की आत्मा खिंचने की दिव्य चमक है ये। मोटा गया, मोटा गया। मगर तभी गूंज उठा वह दिव्य स्वर, राजा विक्रम सिंह, दीर्घायु तुम्हें मुबारक हो। बाकीलाल ने जो क्रियाएं तुमसे करवाई उसके फलस्वरूप तुम्हें दीर्घायु मिल गई है। चंगा हो अप्पा, चल दे। बाकीलाल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने चाही थी मोटे की मृत्यु और उसे मिली दीर्घायु। बाकीलाल, ये कैसी आकाशवाणी थी? तुमने हमसे कौन सी क्रियाएं करवाई? वो महाराज, करवाई तो थी, भूल गए।
चपचपा चप पान की गिलोरी, पहलवान की लात, कौए की टोंग, आईने के आगे छींक, गशावक की आप पर सवारी और मेरी पुच्ची, बेड़ा घर को घोंसला बाबा का। ओ, तो वो सब तुमने हमसे इसलिए करवाया ताकि हमें दीर्घायु प्राप्त हो? तब तो बाकेलाल फिर देख और पुच्ची टूट गई एक बार फिर मेरी योजना की टांग। और फिर घोंसला बाबा, मैं तेरे घोंसले में आग लगाने आ रहा हूँ। कालिया बेटे, आज इसे सोच समझ कर गिराइयो, इसके हाथ में मशाल है, कहीं ये तुझे ही ना जला दे, बहुत गुस्से में है ये। जबकि इधर मक्खी वाला चाय पिताश्री को पिलाते ही, पिताश्री ये क्या, आप तो चल बसे, मैंने मांगी थी आपकी दीर्घायु और आपको मिली मृत्यु। घोंसला बाबा आ रहा हूं मैं, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा धोखेबाज। जल्द ही घोंसला बाबा, घोंसले से बाहर आ जा, वरना मैं तेरे घोंसले सहित आग लगा दूंगा। चीख चीख, अरे बाप रे भागो। परंतु तेरे क्रोध का कारण क्या है वत्स? कारण पता चलते ही, पर ये क्रियाएं तो मैंने बाकेलाल को करने को दी थी। ओ, इसका मतलब दोनों का पर्चा बदल गया था। बेटे घोंसला बाबा, तब तो बाकेलाल भी आता होगा। चल उड़ जा रे पंछी, अब ये देश हुआ बेगाना। घोंसला बाबा, भागता काय रुक जा, आग लगवा ले, मैंने मांगी थी अपने पिता की दीर्घायु और तेरे लेके पर्चे की क्रियाएं करते उन्हें मेरी मृत्यु। अब उनका बाकेलाल का भी, अब ठनका बाकेलाल का भी माथा। ओ, जब कालिया ने मुझे इस पर गिरा दिया था उस वक्त ज़रूर मेरा पर्चा इसके पर्चे से बदल गया होगा। अब तेरा क्या होगा कालिया? बाकेलाल, मैंने तुम्हारा नमक अभी तक नहीं खाया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज़ के अगली कॉमिक्स तिलिस्मी जूते में। तब तक के लिए धन्यवाद।